रीमा अपने पति करण को आवाज़ देती है, करण ज़रा किचन में आइए तो कुछ काम है। करण दौड़ते हुए किचन में आता है और पूछता है कि क्या काम है। तो रीमा ने कहा कि मैं पराठे बना रही हूँ और चाय उबल रही है, तो फ्रिज में से दूध की गड़वी निकाल दीजिए और चाय में दूध डाल दीजिए। करण दूध की गड़वी निकालने के लिए फ्रिज खोलता है कि तभी किचन में रीमा की सास दमयंती जी आ जाती है। करण बेटा, तू किचन में क्या कर रहा है? माँ चाय उबल रही थी तो रीमा ने कहा कि उसमें दूध डाल दो, तो वही डालने वाला था। तू जोरू का गुलाम बन गया है, यह औरतों का काम है, तुझे ये करना शोभा नहीं देता। चल निकल यहाँ से। और बहू, तुझे शर्म नहीं आती पति से काम करवाते हुए? आज तक मैंने अपने पति को एक गिलास पानी तक नहीं लेने दिया और ना ही बेटे को, और तुम आई हो कि अभी से मेरे बेटे से चाय बनवाने जा रही हो। मम्मी जी, मैंने चाय बनाने को नहीं कहा, पराठे जल जाएंगे तो इसलिए मैंने कह दिया कि चाय में दूध डाल दीजिए। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगी कि पराठे बनाते वक्त चाय में दूध नहीं डाल सकते। ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ रही हो जो अकेले नहीं कर सकती? सॉरी मम्मी जी। माँ से आंख बचाते हुए करण किचन से बाहर भाग गया, क्योंकि देख रहा था कि जब से रीमा ब्याह कर घर में आई है, अकेले ही घर का सारा काम करती है, कोई उसकी मदद करने को नहीं आता है। तो आज अगर रीमा ने आवाज़ दी है तो सोचा थोड़ी उसकी मदद कर देता हूँ। लेकिन माँ हमेशा साए की तरह रीमा के आसपास में रहती है कि कहीं कोई उसकी मदद ना कर दे। अपनी बेटी को तो वह बहू के नज़दीक भी नहीं आने देती है। जैसे ही रीमा श्रुति को आवाज़ दे देती है कि खाना ले जाओ या परोस दो, तो उसमें भी माँ बवाल खड़ा कर देती है कि मेरी फूल सी बच्ची से काम क्यों करवा रही हो। तो रीमा बेचारी चुपचाप अपने काम में लगी ही रहती है। अभी 4 महीने पहले ही रीमा करण के साथ शादी करके इस घर में आई थी और अगले ही दिन उसकी पहली रसोई थी। तो उस दिन रीमा के साथ उसकी सास दमयंती जी और ननद श्रुति बड़े ही उत्साह से पकवान बना रहे थे। फिर पग फेरे के बाद 4 दिन के लिए रीमा और करण को घूमने फिरने के लिए गोवा भेज दिया। वहाँ से लौटते ही दमयंती जी ने रीमा के सिर पर प्यार से हाथ रखा और कहा, बहू, मैं संयुक्त परिवार में रहती रही हूँ। 2 नंदें थी मेरी, जेठ जेठानी सास ससुर, हम सब एक परिवार में रहते थे। मैं घर में छोटी थी और घर का सारा काम मैं ही किया करती थी, कोई मेरी मदद नहीं किया करता था। परिवार के बीच में रहकर ही मेरे 3 बच्चे हुए, तब भी घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही होती थी। मैंने बहुत काम किया है और सोचा था कि जब मेरी बहू आएगी तो मैं घर के कामों से रिटायरमेंट ले लूँगी। और अब तुम्हारी शादी की सारी रस्में निपट गई हैं, घूम फिर कर भी आ गए हो और आज से अपना घर अपना किचन संभालो। अब इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि यह घर भी तुम्हारा है, तुम इस सारे घर की मालकिन हो। रीमा खुश हो गई थी कि अब अपना घर अपनी मर्जी से चलाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि वह घर की मालकिन नहीं, नौकरानी बनने जा रही है। अगले दिन से सुबह उठते ही सभी रीमा को आवाज़ देने लगे। किसी को गर्म पानी चाहिए, किसी को चाय चाहिए। श्रुति ने तो सुबह जल्दी उठना बंद ही कर दिया था और दमयंती जी, वह सुबह उठते ही 1 कप चाय पीकर मंदिर चली जाया करती थी। पीछे से रीमा क्या करती है क्या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं था। उसे तो सिर्फ बने बनाए खाने से और घर के काम से मतलब था। कुछ ही दिनों में सबको आराम करने की आदत लग गई थी, लेकिन उसका देवर अमर, वह थोड़ा मुँह ज़ोर था। वह किचन में खुद से जाकर अपने लिए खाना भी ले लेता था, चाय पी लेता था और भाभी के हाथों से खाना लेकर परोस भी देता था। लेकिन उस पर भी दमयंती जी ऐतराज़ किया करती थी कि यह घर के औरतों का काम है, मेरे बच्चे किचन में नहीं जाएंगे। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन बीतते जा रहे थे, त्यों-त्यों रीमा का काम बढ़ता जा रहा था। कभी कभी रीमा को लगता था कि कोई उसकी मदद करवा दे। अगर वह किसी से कुछ कह देती थी तो उसे बहुत सुनने को मिलता था, यह घर तुम्हारा है, तुम जानो। बस ऐसे ही एक दिन चाय में दूध डालने के लिए उसने अपने पति को आवाज़ दी
तो बखेड़ा खड़ा हो गया। अब तो रीमा चुपचाप करके सारे काम किए जा रही थी। उसके चेहरे की रौनक ख़त्म होती जा रही थी, उसकी हंसी ख़त्म हो जा रही थी, उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ते जा रहे थे, क्योंकि रात को सबके सोने के बाद वह सोती थी और सुबह सबके उठने से पहले उसे उठना पड़ता था। लेकिन फिर भी करण चोरी से रीमा की कोई ना कोई मदद कर दिया करता था जब देखता था कि माँ और श्रुति आसपास नहीं है, क्योंकि माँ से ज़्यादा श्रुति ऐतराज़ किया करती थी। थोड़ा समय और बीता, रीमा प्रेग्नेंट हो गई थी। घर में सब खुश तो थे, लेकिन घर के काम में हाथ बटाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। उसे यही सुनना पड़ता था कि जितना काम करेगी उतनी आसानी रहेगी। पहले घर की मालकिन होने के नाम पर, फिर डिलीवरी की आसानी के नाम पर उससे भरपूर काम लिया जा रहा था। फिर कुछ दिनों में श्रुति के लिए एक रिश्ता आ गया और वह रिश्ता घर में सबको अच्छा लगा। लड़के वालों का परिवार बड़ा था। लड़के का एक भाई, 2 बहनें जो शादीशुदा थी। सब कुछ अच्छा लगा। चट मंगनी पट ब्याह हो गया। श्रुति की डोली को विदा करते ही दमयंती जी की नींद हराम हो गई थी, ये सोच सोचकर कि उनका परिवार बहुत बड़ा है, शादीशुदा नंदे हैं, जेठ जेठानी हैं, उनके बच्चे भी हैं। कहीं ऐसा ना हो घर का सारा काम श्रुति के सिर पर डाल दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यह लगता था कि जैसे उसने अपनी बहू के सिर पर घर के सारे काम का बोझ डाल दिया है, कहीं उसकी बेटी के साथ भी ऐसा ना हो जाए। श्रुति की शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। उसे 1 महीने में कम से कम 10-15 बार फ़ोन आ चुके थे और हर बार श्रुति एक ही बात का रोना रोती थी कि उसके घर में काम बहुत ज़्यादा है। आपने मेरे साथ यह क्या कर दिया? इतने बड़े परिवार में मुझे ब्याह दिया, एक पल की भी फुर्सत नहीं है। जैसे ही फ़ोन लेकर बैठती हूँ, कोई ना कोई आवाज़ देने आ जाता है। इस वक्त भी मैं बाथरूम में बैठकर बात कर रही हूँ। ऐसे ही एक दिन श्रुति का फ़ोन आया। दमयंती जी उससे बात कर रही थी और रीमा चाय का कप लेकर सास को देने आई थी, तो रीमा को देखकर दमयंती जी चुप हो गई और रीमा सास के कमरे से वापस चली गई। और उसी वक्त दमयंती जी का छोटा बेटा अमर दमयंती जी के कमरे में आया और चुपचाप खड़ा होकर माँ बेटी की बातें सुन रहा था। दमयंती जी श्रुति से बात किए जा रही थी और अपने आंसू पोंछ रही थी और बोल रही थी, ऐसे कैसे वो लोग सारा काम तुम्हारे ऊपर डाल सकते हैं? क्या शादी से पहले कोई और घर का काम नहीं करता था, जो अब तुम्हारे आते ही सब फ्री होकर बैठ गए हैं? मुझे तुम्हारी सास से बात करनी पड़ेगी। 1 महीना नहीं हुआ मेरी बेटी को आए हुए, तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी उस पर कैसे डाल सकते हैं? घर में जेठानी है, दूसरे दिन चौथे दिन कोई ना कोई ननद आकर बैठी रहती है। इतना बड़ा परिवार है, क्या घर के काम में कोई हाथ नहीं बटा सकता? तो अमर ने पूछा, क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हैं? तो अपने आंसू पोंछते हुए दमयंती जी ने अमर को बताया कि क्या हो गया है मेरी बेटी के साथ। 1 ही महीने में वह घर की नौकरानी बन चुकी है। कम से कम और कोई नहीं तो दामाद जी को तो उसके काम में थोड़ा सा हाथ बटाना चाहिए। अपनी माँ, अपनी भाभी से बात करनी चाहिए कि सब मिलजुल कर काम करें। दामाद जी भी अपनी पत्नी की तरफ नहीं देखते हैं। अगर श्रुति उसे कुछ कहती है तो वह यही कहता है कि तुम औरतों का काम है, मुझे बीच में मत लाओ। तो अमर ने कहा, तो क्या हो गया माँ, अब शादी के बाद लड़कियों को तो घर संभालना ही पड़ता है। आप अपने ही घर में देख लो, अपनी भाभी पूरा दिन घर का काम करती है, उसके लिए तो आपके मन में कभी दया नहीं आई। उसके काम में तो कोई भी हाथ नहीं बटाता। अगर भैया ज़रा सा हाथ बटा देते हैं तो आप उन्हें जोरू का गुलाम कहने लग जाते हैं। आप तो बोलते हो कि आप भी संयुक्त परिवार में आई थी, आपकी 2 नंदें, एक जेठानी थे, आप घर के सारे काम करती थी। इसका बदला आपने अपनी बहू से लिया। बहू के आते ही अपने सारे काम छोड़ दिए। क्या भाभी के आने से पहले आप घर का कोई काम नहीं करती थी? श्रुति भी करती थी। भाभी के आते ही आपने श्रुति को भी काम से हटा दिया और खुद भी पीछे हट गई, और वहीं सब श्रुति के साथ हो रहा है तो आपको परेशानी हो रही है। सारी गलती आपकी है माँ,
आपने भाभी के आ जाने के बाद श्रुति को कोई काम नहीं करने दिया और अब शादी के बाद अचानक से सारे घर के काम उनके सिर पर आ गए। बड़ा परिवार है, टाइम लगता है रचने बसने में, उसे थोड़ा टाइम दीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। श्रुति को भी काम करने की आदत पड़ जाएगी। भाई हूँ उसका, मैं उसका बुरा थोड़े ही चाहूँगा, लेकिन जो सच्चाई है वह तो स्वीकार करनी पड़ेगी ना कि पहले वह बेटी थी, अब वह बहू है। आप कह रहे हैं कि आपको दामाद जी के साथ बात करनी चाहिए और यहाँ आपके बेटे से कौन बात करने आया है? और माँ, भाभी के घर से कोई आया है आपसे बात करने कि उनकी बेटी को आपने किस तरह से रखा हुआ है? आपने भाभी की हालत देखी है, उनकी नींद पूरी नहीं होती, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं। पिछले 8 महीनों से आपने भाभी की मुस्कुराहट तक छीन ली है और चाहती हैं कि आपकी बेटी सुखी रहे। अगर अपनी बेटी को सुखी देखना चाहते हैं तो दूसरे की बेटी को भी थोड़ा सुख दीजिए। भाभी को तो आते ही सारी जिम्मेदारियां दे दी और आप यह भूल रही हैं कि अभी तो आपकी जिम्मेदारियां भी पूरी नहीं हुई। 1 महीना हुआ है आपको श्रुति की शादी किए हुए और अभी मेरी जिम्मेदारी बाकी है। अब दमयंती जी के पास कोई जवाब नहीं था। बेटी के ससुराल में जाकर बात तो नहीं कर सकती थी, लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि अपने घर में अपनी बहू को अब अकेले काम नहीं करने देती थी। उसके काम में हाथ बटाने लगी थी और उसकी सेहत का और खाने पीने का ध्यान भी रखने लगी थी। मिलकर काम करने से रीमा की हालत में भी सुधार होने लगा था। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।